अगर आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में अब तक जो भी वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशंस हुए हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर के एजुकेशन के फील्ड में, तो ये सभी इन्वेंशंस एक खास टाइम पीरियड में और दो कॉन्टिनेंट्स में ही हुए हैं। ये कॉन्टिनेंट्स थे यूरोप और अमेरिका, और टाइम पीरियड था लेट 16th सेंचुरी से लेकर के स्टार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी तक। और इस खास टाइम पीरियड को आज की डेट में एनलाइटनमेंट एरा कहा जाता है। यूरोप को यूरोप और अमेरिका को अमेरिका बनाने का श्रेय भी एनलाइटनमेंट एरा को जाता है। यूरोपियन कंट्रीज आज दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा डेवलप्ड और ज्यादा अमीर इस एनलाइटनमेंट एरा की वजह से ही है, क्योंकि जब हमारा हिंदुस्तान धीरे धीरे अंग्रेजों की गुलामी की गिरफ्त में आ रहा था और दुनिया के ज्यादातर देश पुराने और घिसे पिटे कॉन्सेप्ट के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे, तब यूरोप और अमेरिका में आई इसी एनलाइटनमेंट क्रांति ने इन्हें दुनिया के बाकी देशों से सैकड़ों साल आगे पहुंचा दिया, और ये देश आज तक दुनिया के बाकी देशों को लीड कर रहे हैं। तो क्या है ये एनलाइटनमेंट एरा की क्रांति? कैसे इसने यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बदलकर रख दिया? इसे यूरोप और अमेरिका में लाने वाले कौन थे, और क्या था एनलाइटनमेंट एरा का कॉन्सेप्ट? हमारी इस पृथ्वी का इतिहास करोड़ों साल पुराना है, वहीं इस धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व भी हजारों लाखों साल से है। और इस धरती पर हम इंसान ही एक ऐसे जीव हैं जिन्होंने समय के साथ अपने रहन सहन में बदलाव लाया है। धरती पर रहने वाले जीवों में एक इंसान ही ऐसा है जिसने समय के साथ साथ खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया भी है। ये हम इंसानों की प्रोग्रेसिव सोच और इनोवेटिव माइंड ही था जिसने हमें आदि मानव के टाइम में जंगलों में रहने से लेकर आज के मॉडर्न टाइम में स्काई स्क्रेपर्स तक पहुंचा दिया है। अगर हम इंसानी विकास की बात करें तो फिर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो फेज है जिसमें इंसानों ने सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचा जिससे उनको प्रॉब्लम्स होती थी। एग्जाम्पल के लिए, पहले आदि मानव जंगलों में बिना कुछ पहने रहा करते थे, लेकिन जब उन्होंने बिना कपड़ों के ठंड या बरसात को झेला तो उन्हें तकलीफ हुई, और तब उन्होंने पेड़ के पत्तों और जानवरों की छाल से खुद को ढकना शुरू किया। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट का दूसरा फेज, जहाँ पर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व किया ही, साथ ही में अपनी जिंदगी को आसान बनाने की भी कोशिश शुरू की। एग्जाम्पल के लिए, आदि मानवों ने पहले पत्थर के हथियार बनाए, पर फिर जब तांबा और लोहे जैसे धातुओं की खोज हुई तो पत्थर के हथियार को त्याग दिया गया। तो अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनलाइटनमेंट एरा को समझने की जरूरत है। बेसिकली ये टाइम था लेट 16th सेंचुरी से लेकर के स्टार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी तक का। एनलाइटनमेंट एरा को आप द एज ऑफ रीजन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम था जब यूरोप में और खासकर वेस्टर्न यूरोप में इन्वेंशन, एजुकेशन और फिलॉसफी में जमकर काम हुआ। शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक में कई सारे अहम बदलाव हुए, जिसका असर न सिर्फ यूरोप और अमेरिका में बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में देखने को मिला। एनलाइटनमेंट एरा के पहले हम इंसानों का फोकस सिर्फ सुरक्षित तरीके से अपना जीवन जीने में था। लोग सिर्फ अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करने में लगे हुए थे, मतलब लोग एक सर्वाइवल वाले फेज में चल रहे थे। राजा दूसरे राज्य पर कब्जा करके अपना क्षेत्र और अपनी सेना बढ़ाने में लगे हुए थे ताकि ज्यादा शक्ति हासिल करके विरोधियों को पस्त किया जा सके। आम जनता की भी थिंकिंग सिर्फ इतनी सी थी कि किस तरीके से वो बस अपने रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी का इंतजाम कर सके। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि तब लोग आपस में अपने थॉट्स, अपनी फिलॉसफी को शेयर ही नहीं करते थे, चीजों को लॉजिकली एनालाइज नहीं करते थे, जो कह दिया गया वो मान लेते थे। अपनी जिंदगी, परिस्थिति और अपनी दुर्दशा को वो भगवान की देन समझकर अपना लेते थे। राजा को ईश्वर का दूत और प्रीस्ट या पुजारियों को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर चलना ही ईश्वर की मर्जी समझी जाती थी। तो कुछ ऐसा ही था प्री एनलाइटनमेंट एरा, जब लोग एक दूसरे से कुछ शेयर ही नहीं करते थे। लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और एक दूसरे के थॉट से अनजान थे। जिसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस से थी। जैसे आज के टाइम में अगर कोई नई चीज मार्केट में आती है या कोई भी नया इन्वेंशन होता है तो फिर उसे पूरी दुनिया के सामने आने में जरा भी समय नहीं लगता। प्रिंट मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया और लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन, ये वो मीडियम है जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है।
लेकिन एनलाइटनमेंट ईरा के पहले यानी कि प्री एनलाइटनमेंट ईरा में ऐसा नहीं होता था। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्हें ये समझ में आया कि अगर हम सिर्फ एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करने लगे तो इस दुनिया में काफी बदलाव लाया जा सकता है। इन लोगों में आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट से लेकर के एडम स्मिथ, इमैनुअल कैंट, थॉमस हॉब्स जैसे फिलोसोफर भी शामिल थे। इन्हें ही एनलाइटनमेंट ईरा का जनक कहा जाता है। इन लोगों ने अपने अपने फील्ड में अवेयरनेस फैलाते हुए समाज को बेहतर बनाने का काम शुरू किया। जैसे अगर हम बात करें गैलीलियो गैलीली की, तो वो इटली के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की और ये थ्योरी दी थी कि पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर घूमती है। उनकी इस थ्योरी के पहले तक चर्च की ये मान्यता थी कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो बेहतरीन साइंटिस्ट होने के साथ ही समाज के प्रबुद्ध जीवी भी थे। उन्होंने कुछ रिलीजियस बुक्स लिखी थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बुक में बाइबल की कुछ बातों का विरोध किया था, जिसके चलते उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि गैलीलियो ने धर्म में लिखी गई बातों पर तर्क सहित टिप्पणी की, जिसके चलते उन्हें सजा दी गई। लेकिन कहीं न कहीं गैलीलियो ने लोगों को किसी भी विषय पर तर्क सहित बहस करने का रास्ता तो दे ही दिया था। इस तरह से गैलीलियो ने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में एनलाइटनमेंट फैलाने का काम किया। 17वीं सेंचुरी में एनलाइटनमेंट के दौरान जो लोग नेचर या प्रकृति से जुड़ी खोज करना चाहते थे, उनके लिए सर आइजैक न्यूटन के साइंटिफिक लॉज और सिद्धांतों ने रास्ता दिखाया। 1632 से 1704 के बीच सर आइजैक न्यूटन और जॉन लॉक को फादर्स ऑफ द एनलाइटनमेंट कहा जाता है। एनलाइटनमेंट के दौरान न्यूटन वो आखिरी साइंटिफिक जीनियस थे जिन्होंने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी नाम की किताब लिखी थी। इसके जरिए न्यूटन ने कोपरनिकस और गैलीलियो के शुरू किए एनलाइटनमेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इसी दौरान महान न्यूटन ने पाया कि सूरज से आती सफेद रोशनी दरअसल कई रंगों का एक संयोजन है, जो उनके गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ आया। उन्होंने 2 साल से भी कम समय में गणित के एक नए क्षेत्र कैलकुलस की खोज कर डाली। इस तरह से न्यूटन ने मैथ एंड साइंस के फील्ड में एनलाइटनमेंट फैलाने का काम किया। अगर जॉन लॉक की बात की जाए तो एन ईजी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने जो भी बातें लिखी है, उसने सच्चाई को नई कसौटी पर परखने की बात कही। इसमें 3 काम करने को कहे गए, जैसे इंसानों के दिए गए आइडियाज या सोच की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी खोज करना, उनकी निश्चितता तय करना और एविडेंस को देखते हुए उनकी वैल्यू डिसाइड करना, और उन सभी ज्ञान के दावों की जांच करना जो निश्चित से कम है। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। वो हर इंसान को एक टेबुला रासा या ब्लैंक शीट मानते थे। वो लोगों से कहते थे कि ज्ञान के आधार पर ही तर्क या लॉजिक इम्प्लीमेंट कीजिए। ये ज्ञान हमेशा अपने सेंस और पर्सनल एक्सपीरियंस से हासिल होना चाहिए, तभी सब साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। लॉक की थ्योरी नॉलेज पर बेस्ड थी, सेंसरी एटमिज्म पर, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा अपने सेंस से अर्जित ज्ञान। लॉक की थ्योरी प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज इन 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। प्राइमरी क्वालिटीज यानी सॉलिडिटी, फिगर, एक्सटेंशन, मोशन और रेस्ट। सेकेंडरी क्वालिटीज यानी कलर, टेस्ट एंड स्मेल। मन पर इन सभी गुणों का असर भी होता है। जॉन लॉक के अलावा एनलाइटनमेंट ईरा में फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर का भी बोलबाला रहा था। अपनी सोच और उससे जुड़ी राइटिंग्स के जरिए उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा था। उन्होंने मेटाफिजिक्स और पॉलिटिक्स पर काफी कुछ लिखा। इतिहास के साथ साथ पॉलिटिक्स पर भी उन्होंने बराबर किताबें लिखी। उनके किए हुए कामों में लिबर्टी, प्रोग्रेस और इक्वालिटी को हमेशा महत्व मिला। संक्षेप में कहें तो 18वीं शताब्दी में वोल्टेयर की सोच से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो सन 1778 में चल बसे, लेकिन उन्हें ही रेवोल्यूशन ऑफ 1789 यानी कि 1789 या फ्रेंच रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट कहा गया। वोल्टेयर का असली नाम था फ्रांकोइस मैरी अरॉइट। वोल्टेयर उनका पेन नेम था। एनलाइटनमेंट ईरा में ये एक महान नॉवेलिस्ट, पोएट और फ्रेंच फिलोसोफर के रूप में जाने गए। ये अपने ज्ञान का इस्तेमाल अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कर रहे थे, और यही इनकी पॉपुलैरिटी की वजह भी थी। क्रिश्चियंस, खासकर कैथोलिक इंस्टीट्यूशंस और मान्यताओं को क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी वोल्टेयर मानते थे कि अगर ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता तो उन्हें अस्तित्व में लाना जरूरी था, क्योंकि धार्मिक ढांचे के बिना नैतिकता को बढ़ावा मिलने पर लोग हिंसक हो जाते और बर्बरता पर उतर आते। साल 1712 में पैदा हुए रूसो उन बुद्धिजीवियों में से एक थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखने में मदद की।
वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक थे, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करता है। रूसो के मुताबिक सामाजिक अनुबंध और आधुनिक सभ्यता ही समाज का मूल आधार है। रूसो समेत ये वो कुछ लोग थे जिन्होंने अपने फील्ड में बेहतर काम करते हुए एनलाइटनमेंट यानी लोगों में लॉजिकल थिंकिंग फैलाने का काम किया। इसी तरह से रेने डेस्कार्टेस भी हुए, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्हें मॉडर्न फिलोसफी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहावत है कोगिटो एगो सम, मतलब मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। इन सभी लोगों ने साथ मिलकर तब की सोसाइटी में विचारों के कुछ ऐसे बीज बोए जिसने आगे चलकर दुनिया को बदलकर रख दिया। अगर एनलाइटनमेंट एरा के इन विचारों की बात करें तो ये 4 मेन थॉट्स का कलेक्शन था, जिन पर इन लोगों ने खास ध्यान दिया। पहला था राइट्स यानी कि अधिकार, दूसरा था रीजन और रैशनलिज्म यानी तर्कवाद, तीसरा थॉट था सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन, और चौथा थॉट था मटीरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद। तो अगर हम पहले थॉट यानी कि राइट्स की बात करें तो इसके लिए कहा गया है कि सभी पुरुषों के समान अधिकार है। बुद्धिजीवियों ने लोगों में ये जागरूकता फैलाई कि इस धरती पर सबको जीने का समान अधिकार है। इस तरह से किसी को स्लेव बना के या अपने अधीन रखकर जीने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पहले वेस्टर्न यूरोप में ये मान्यता थी कि जो राजा होते हैं उन्हें ईश्वर द्वारा राज करने का अधिकार दिया गया है, और अगर उनके इस अधिकार को कोई चुनौती देता है तो फिर वो ईश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है। लेकिन फिर 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स जैसे बुद्धिजीवियों ने इस मान्यता को चुनौती दी। वहीं जॉन लॉक ने एक कदम और आगे बढ़कर के तर्क दिया कि ईश्वर ने सभी लोगों को सिर्फ 3 अधिकार दिए हैं: जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इस तरह से इन लोगों ने हजारों सालों से चली आ रही परंपरा पर बहस छेड़ दी। वहीं अगर दूसरे विचार की बात करें तो ये था रीजन एंड रैशनलिज्म यानी तर्कवाद। इस थॉट का उद्देश्य ये था कि लोग हर चीज की तह तक जाएं, चीजों को समझें, उस पर विचार करें और फैक्ट्स मिलने के बाद ही किसी भी चीज पर विश्वास करें। एक तरह से ये थॉट समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा था। जैसे आइजैक न्यूटन ने जब कैलकुलस को दुनिया के सामने रखा तो फिर उन्होंने इसे लॉजिकल रीजन और तर्कवाद के साथ रखा, ताकि कोई भी उनकी खोज को सिर्फ उनके कहने पर ना माने। लोग पहले परखें, तर्क करें, कारण को समझें और फिर किसी चीज को स्वीकार करें। इस थॉट को लेकर एनलाइटनमेंट ईरा में ये माना जाता था कि कारण या रीजन ढूंढने की समझ से ही लोग सच को जान सकते हैं, अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक सिद्धांतों का पता लगा सकते हैं, दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। एनलाइटनमेंट एरा ने लोगों को लॉजिकल थिंकिंग की कैपेसिटी दी, उन्हें रीति रिवाजों और परंपराओं से परे देखने को मजबूर किया। एनलाइटनमेंट का तीसरा थॉट था सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी ताकत को एक या 2 लोगों के हाथों में ना रखकर इनका डिसेंट्रलाइजेशन। एनलाइटनमेंट के दौरान यूरोप ने सत्ता में बैठे लोगों को सीरियसली इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया। फिलोसोफर बैरन डी मॉन्टेस्क्यू ने साल 1748 में स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अच्छी सरकार के नियम को स्पष्ट किया था, जिसका प्रभाव आगे चलकर आधुनिक राजनीति पर भी देखने को मिला। लोगों में पॉलिटिक्स को लेकर के अवेयरनेस आई और अब लोगों ने अपने नेता को उसके कामकाज और सोच के आधार पर चुनना शुरू कर दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका यानी कि राजा की सरकार, संसद और इंग्लैंड में न्यायपालिका के बीच पावर के डिवीजन का भी प्रस्ताव दिया, ताकि ऐसा न हो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरे समाज पर राज कर रहा हो। इस तरह से एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए पावर्स का सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। मॉन्टेस्क्यू के सुझाव पर आज लगभग पूरी दुनिया चल रही है। जैसे हमारे देश में आज भी सरकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों मिलकर के देश और राज्य चला रहे हैं। ऐसे में समाज में बैलेंस बना रहता है। एनलाइटनमेंट का चौथा थॉट था मटीरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद। साल 1637 में फ्रांसीसी फिलोसोफर रेने डेस्कार्टेस ने अपनी किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड में मटीरियलिज्म का जिक्र किया। ये कहा जा सकता है कि रेने जैसे दार्शनिकों ने ही वेस्टर्न यूरोप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर यूरोप में इंडस्ट्रियल रेगुलेशन भी देखने को मिला। एनलाइटनमेंट एरा की बात करते हुए हमें इमैनुअल कांट को नहीं भूलना चाहिए। इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे, लेकिन फिलोसोफर बनने से पहले वो एक बहुत फेमस लेखक और साइंटिस्ट भी रह चुके थे। उन्होंने अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड अपनी एक थ्योरी भी दी थी। खैर, यहाँ पर हम इमैनुअल की फिलोसफी वाले पार्ट को ही डिस्कस करेंगे।
तो इमैनुअल की अगर फिलॉसफी को समझना है तो आप इसे इमैनुअल के 3 सवालों से समझ सकते हैं। पहला सवाल है व्हाट कैन आई नो, मतलब मैं क्या जान सकती हूँ। व्हाट शुड आई डू, यानी मुझे क्या करना चाहिए। और व्हाट मे आई होप, यानी कि मुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो अपने इन्हीं 3 सवालों की मदद से इमैनुअल कांट ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। आप अगर पहले सवाल पर गौर करें, व्हाट कैन आई नो, तो आप समझ पाएंगे कि इसके जरिए इमैनुअल ने लोगों को हर फील्ड में इंफॉर्मेशन हासिल करने को इंस्पायर किया। साइंस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, आर्ट, म्यूजिक, डिजाइन, एजुकेशन, लगभग हर विषय में इमैनुअल ने ये बातें लोगों को सिर्फ मुंह से समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने साइंस, पॉलिटिक्स और रिलीजन से रिलेटेड कई सारी किताबें भी लिखी और जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनके पास थी वो समाज के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। ये इमैनुअल की कोशिश ही थी जिसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप में फिलोसोफर और साइंटिस्ट ने अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को सर्कुलेट करना शुरू किया। संडे को जब आप सैलून में बाल कटवाने जाते हैं तो अखबार उठाकर जरूर पन्ने पलटते होंगे या देश की करंट सिचुएशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स आदि पर लोगों से चर्चा जरूर करते होंगे। साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का ग्रुप सैलून, कॉफी हाउस में या किसी भी मीटिंग हॉल में आपस में मिलते थे और एक दूसरे को अपनी स्टडी और अपने इन्वेंशन के बारे में बताते थे। इमैनुअल के प्रयास से ही उस समय वेस्टर्न यूरोप में तेजी से कॉन्फ्रेंस हॉल और कॉफी हाउस बनने शुरू हुए। उस समय गवर्नमेंट ने भी इन चीजों पर ध्यान दिया और लोगों को एक दूसरे से इंटरैक्ट होने का मौका देने के लिए पब्लिक मीटिंग वाले प्लेसेस का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने अपने थॉट्स एंड आइडियाज को बुक, जर्नल और पैम्फलेट के जरिए भी आम लोगों तक पहुंचाने का काम भी शुरू किया। इसके बाद इमैनुअल का दूसरा सवाल था व्हाट शुड आई डू, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए। इस सवाल ने समाज के लोगों को खुद के बारे में सोचने और विचार करने का मोटिवेशन दिया। इस सवाल के जवाब में लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि उन्हें क्या करना अच्छा लगता है और वो क्या कर सकते हैं। और जो लोग पहले सिर्फ अपनी रोजी रोटी की तलाश में लगे रहते थे, अब वो उन कामों में इंटरेस्ट लेने लगे जो कि करना उन्हें अच्छा लगता था। और इसका रिजल्ट ये आया कि सोसाइटी में अच्छे अच्छे काम सामने आने शुरू हुए। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, म्यूजिक, एजुकेशन के फील्ड में एक से बढ़कर एक इनोवेशन होना शुरू हो गया, जिसका असर समाज पर भी व्यापक रूप से पड़ा। इमैनुअल का जो तीसरा सवाल था वो था व्हाट मे आई होप, यानी कि मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ। इमैनुअल का ये सवाल थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था। ये लोगों के लिए गहराई से सोचने का रास्ता खोलता था, यानी कि इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसके बदले में उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर इमैनुअल के इन तीनों सवालों ने समाज में काफी सारे चेंजेस लाने शुरू किए। बदलाव लोगों के सोचने समझने के तरीके से लेकर काम करने के तरीके तक में आया। इमैनुअल के इन सभी सवालों ने ही एनलाइटनमेंट ईरा की नींव को मजबूत किया। इसका ये फायदा हुआ कि एक तो लोगों की नॉलेज बढ़ी, लोग लॉजिकल तर्क वितर्क करने को मजबूर हुए, उनके बीच एक अच्छी डिबेट होनी शुरू हुई। इसी नॉलेज एक्सचेंज का नतीजा था कि वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन थी जो न्यूटन, थॉमस एडिसन और जेम्स वॉट जैसे अनेकों साइंटिस्ट ने अपने इन्वेंशन से दुनिया की तस्वीर बदल डाली। स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीस्कोप, प्रिंटिंग मशीन जैसे इन्वेंशन ने मानव जाति के भविष्य को बदलकर रख दिया। अब इंसानों की सोच बदल चुकी थी। लोग सिर्फ सर्वाइवल के बदले सुख सुविधा और लग्जूरियस लाइफ के बारे में भी सोचने लगे। ये वो दौर था जब पहली बार इंसानों को सेंस ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुश रहने का विचार आया। आम लोगों से लेकर के समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने इस दिशा में सोचना शुरू किया कि इंसान कैसे खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए इंसानों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा अपने लोगों को खुश रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। फिलॉसफी जैसे विषयों पर गहन चर्चा से आम लोगों को जीवन की मूल सच्चाई का पता चला। लोगों को ये एहसास हुआ कि जीने के लिए इंसान का खुश रहना ज्यादा जरूरी है। आर्ट्स, म्यूजिक और पेंटिंग्स इत्यादि को बढ़ावा दिया गया। इस दौर में लियोनार्डो दा विंची जैसे मशहूर पेंटर और फिलोसोफर भी हुए, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स के जरिए न सिर्फ कला को बढ़ावा दिया बल्कि समाज में एक नई सोच और जागरूकता फैलाने का काम भी किया। राजनीतिक तौर पर द एनलाइटनमेंट का असर काफी हद तक दबा दबा सा था। लोग खुलकर अपनी बातों को रखने से बच रहे थे और ज्यादातर लोग पेन नेम के साथ लिख रहे थे। यूरोप की ज्यादातर सोसाइटीज में ऑफिशियल सेंसरशिप लागू थी, जिससे बचने के लिए लोग अपनी असलियत को छिपाकर लिख रहे थे और कई केसेस में तो इल्लीगल पब्लिशिंग हो रही थी। सेंसरशिप के बावजूद भी किताबें और पब्लिश्ड मटेरियल्स की स्मगलिंग हो रही थी।
इस दौरान एनलाइटनमेंट आइडियाज को डिस्कस करने का सबसे सेफेस्ट प्लेस थे सैलॉन्स, और इनमें से ज्यादातर सैलॉन्स को महिलाएं चला रही थी, जो फाइनेंशियल सपोर्ट तक दे रही थी। फिलोसोफर्स चर्च को तो क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर राजशाही या मोनार्की में सुधार की बात कर रहे थे। यही वजह है कि बहुत से सम्राट और राजघराने एनलाइटनमेंट से प्रभावित हुए। उन्हें फिलोसोफर्स और थिंकर्स की बातें काफी हद तक सही लग रही थी, और लोगों के लिए जरूरी जस्टिस के आर्ग्यूमेंट से वो सहमत भी थे। सम्राट इसे एनलाइटन रिफॉर्म्स कहने लगे थे, यानी ज्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट। हालांकि इनमें से किसी ने भी अपनी एक्चुअल पावर को कम तो नहीं किया, पर राजशाही के अधीन खेतों में काम करने वाले लोगों के बोझ को बहुत ही कम कर दिया था। जर्मन इन्वेंटर जोहानेस गुटेनबर्ग ने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, और एनलाइटनमेंट के दौर में प्रिंटिंग प्रेस ने क्रांति की नई ऊंचाई दी। पहली बार अलग अलग विषयों में लिखने वाले राइटर्स ने अपना काम पब्लिश करना शुरू किया, और लोग उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे। इसलिए फिलोसोफर्स को इस बात का एडवांटेज मिला, और उन्होंने अपने आइडियाज चारों ओर फैलाना शुरू किया। इसी वजह से पूरे यूरोप में लोगों में लिखने की रुचि जागी, और लिटरेसी रेट में भी इजाफा हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के चलते ही द एज ऑफ एनलाइटनमेंट में लोग एक बड़ी आबादी से कम्युनिकेट कर पाए, और जियोग्राफिकल बॉर्डर्स घटने लगे। यूरोप के लगभग हर शहर में प्रिंटिंग प्रेस की मौजूदगी ने फ्री स्पीच के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। हैंड रिटन कॉपीज को मैनिपुलेट किया जा सकता था, पर प्रिंटेड कॉपीज एक बार में हजारों लोगों तक पहुंच रही थी। तो उन तक पहुंचने वाली सही जानकारी ने आर्ट्स एंड साइंस में लोगों को खूब एजुकेट किया और एनलाइटनमेंट मूवमेंट को बूस्ट किया। रूसो तो यहाँ तक मानते थे कि उन जैसे ढेरों फिलोसोफर्स इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि उनकी थिंकिंग प्रिंटेड फॉर्मेट में लोगों तक पहुंच पाई। वो ये भी मानते थे कि अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो उस समय के एम्पायर्स को गिराना मुश्किल था। प्रिंटिंग प्रेस के चलते ही वेस्टर्न यूरोप में कैथोलिज्म में कमी आई। पहले बाइबल लैटिन में प्रिंट होता था, जिसे पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाते थे, तो चर्च के लेवल पर बहुत करप्शन था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के चलते दूसरी भाषाओं में भी बाइबल आने लगी, और इस तरह प्रोटेस्टेंटिज्म का प्रसार हुआ। अब इस तरह देखा जाए तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने इतिहास बदलने में काफी मदद की। एनलाइटनमेंट एरा की सक्सेस के बिना प्रिंटिंग प्रेस की कल्पना करना वाकई में मुश्किल है। कहते हैं कि क्रांति जब भी हुई है सबसे पहले दिमाग में हुई है। इसी का परफेक्ट एग्जाम्पल था एनलाइटनमेंट, जिसने इतिहास की दो सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब अमेरिकन कॉलोनीज में बसे लोगों ने ब्रिटिश फौज और राजतंत्र से आजादी पाई थी, तो ब्रिटिश ताकत के खिलाफ फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी। इसी अमेरिकन रेवोल्यूशन ने फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टेज तैयार किया। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिन वजहों से अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, उसी का इम्पैक्ट फ्रेंच कल्चर पर पड़ा था। उन्हीं में से एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट था एनलाइटनमेंट, जिसने अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उकसा दिया था। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में एनलाइटनमेंट का आइडिया दो चीजों पर टिका हुआ था। पहला है नेचुरल राइट्स और दूसरा है देश के नागरिकों की इक्वालिटी। एनलाइटनमेंट का यही आइडिया फ्रांस से नॉर्थ अमेरिका पहुंचा था। फ्रेंच लोग जो अमेरिकन्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, उन्होंने वहां के कॉलोनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में एनलाइटनमेंट आइडियाज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया था। अमेरिका की आजादी के बाद 1789 में जब फ्रांस की नेशनल असेंबली डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लेकर आई, तो उस पर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रभाव था। फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स में भी एनलाइटनमेंट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया गया। एनलाइटनमेंट मूवमेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सम्राट थे प्रशिया के फ्रेडरिक II। ये फ्रेंच लिटरेचर और फिलॉसफी को पसंद करने और बढ़ावा देने वालों में से थे। ये कोशिश करते थे कि फ्रेंच में ही बात की जाए, और अपने पर्शियन रॉयल पैलेस को भी इन्होंने फ्रेंच स्टाइल में बनवाया। वॉल्टेयर 2 सालों तक इनके पैलेस में रहे। एनलाइटनमेंट आइडियाज से ही इंस्पायर होकर के इन्होंने खेतों में काम करने वाले स्लेव्स को आजादी दिलवाई और सामंती खेतों में काम करने वालों पर की जाने वाली सख्ती पर रोक लगाई। साथ ही इन्होंने रॉयल ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए भी फॉर्मल एग्जाम पास करना मैंडेटरी कर दिया। तो एनलाइटनमेंट आइडियाज से प्रभावित होने वाली एक और रूलर थी रशिया की कैथरीन द ग्रेट। कैथरीन फ्रेंच फिलोसोफर्स से खासी इम्प्रेस्ड थी, और उन्होंने एनलाइटनमेंट इंस्पायर्ड आर्ट और लर्निंग को रशिया में खूब बढ़ावा दिया। रशियन स्टेट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक्सपेंड किया, रशियन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को नई पहचान दी और अपनी मिलिट्री में ऑफिसर्स के बीच एजुकेशन पर जोर दिया। कैथरीन ने ही रशिया में लड़कियों के लिए पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनवाया।
वो रिपब्लिक ऑफ लेटर्स की एक्टिव मेंबर थी और ड्रामा, नाटक और ओपराज भी लिखती थी। इससे रशियन कल्चर को सेलिब्रेट किया जाने लगा और एक रूलर की तरह उनकी सक्सेस भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन 1789 में जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो इन्हीं रशियन राजाओं ने अपने अधिकारों का विस्तार किया और रशियन सेंटिमेंट्स इनके गुलाम बनकर रह गए। रशिया के फ्रेडरिक द ग्रेट और कैथरीन का लोगों की डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं था। बहुत से हिस्टोरियंस एनलाइटनमेंट एरा को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहते हैं कि ज्यादातर फिलोसोफर्स जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे वो नहीं चाहते थे कि सोशल हायरार्की खत्म हो। उन्होंने चर्च को क्रिटिसाइज किया, सो कॉल्ड बड़े लोगों की अज्ञानता को उजागर किया और मोनार्की द्वारा किए जा रहे इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई। पर किसी ने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पर जोर नहीं दिया। इनमें सिर्फ रूसो ही एक ऐसे थिंकर थे जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे थे। रूसो के जीते जी उनके पॉलिटिकल आइडियाज उतने पॉपुलर नहीं हुए जितना कि एजुकेशन, नेचर और मोरालिटी पर उनकी बातों को इम्पोर्टेंस मिली। इमैनुअल कांट भी इंटेलेक्चुअल आइडियाज को एक्सचेंज करने की बात तो कहते थे, पर जब प्रशिया के बचाव की बारी आई तो उन्होंने भी कहा कि प्रजा को अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे चलकर एनलाइटनमेंट से निकले आइडियाज ने ही मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव रखी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें यह कहा गया था कि देश के लोग अपने कुछ अधिकार गवर्नमेंट को सौंप देंगे और बदले में उनके बाकी अधिकारों की रक्षा की जाएगी। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो इसके हिमायती थे। सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी ये कहना लाजमी है कि आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखता है उसका आइडिया एनलाइटनमेंट दौर से ही आया था। मॉन्टेस्क्यू ने सबसे ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर्स पर जोर दिया था और यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में इसे गहराई से लागू किया गया। एनलाइटनमेंट एरा के थिंकर्स ने जब इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी की बात रखी तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि हर व्यक्ति के कुछ इंडिविजुअल नेचुरल राइट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। इनमें राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और सिविल लिबर्टीज ही कोर प्रिंसिपल माने जाते हैं। डिवाइन पावर और एब्सोल्यूट मोनार्की के बदले सोवरेनिटी के जरिए यानी कि संप्रभुता के जरिए सारी ताकत जनता के हाथों में देने की जो बात आई थी उससे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की सोच को बल मिला था और एनलाइटनमेंट ने ही जनता को हाईएस्ट अथॉरिटी बनाने का पक्ष रखा था। और आखिर में जब हर चीज को लॉजिकल थिंकिंग और सही वजह ढूंढते हुए परखने की जब बात कही गई तो लोगों को एहसास हुआ कि उनका वजूद भी मायने रखता है। ईश्वर ने सबको बराबर का हक दिया है। इस तरह जब लोगों ने वैज्ञानिक तथ्यों के साथ चीजों को समझना शुरू किया तो उनकी सोच का दरवाजा खुला और वो मॉडर्न डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़े। वैसे अगर 21वीं सेंचुरी के लिहाज से एनलाइटनमेंट की अहमियत को हम देखें तो ये आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि आज दुनिया जिस खतरे का सामना कर रही है कहीं ना कहीं उसका अंत इसी तरह के एनलाइटनमेंट मूवमेंट से पॉसिबल है। अगर एग्जाम्पल ले तो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ले मोंड ने रिपोर्ट किया था कि सीरिया और इराक के इस्लामिक स्टेट कंट्रोल्ड एरियाज में एजुकेशन में बहुत चेंजेस किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ह्यूमन इमेजेस को स्कूल टेक्स्ट बुक से बैन कर दिया गया है और पढ़ाई का ज्यादातर हिस्सा रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डेडिकेटेड है। हमारी रिसर्च टीम जब डॉक्यूमेंट्री लिख रही थी तो उन्हें ऐसे भी आर्टिकल्स मिले जिसमें ये पता चला कि छोटे छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए टेक्स्ट बुक्स में गाय, बकरी या किसी खिलौने के बदले क्लाशिनकोव राइफल की पिक्चर लगा दी गई है। उम्मीद करते हैं कि जब इस रीजन में शांति कायम होगी तो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म को पीछे छोड़ते हुए मॉडर्न और डेवलपमेंटल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए 17th और 18th सेंचुरी में हुए एनलाइटनमेंट मूवमेंट जैसी ही एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। और ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता पर चल रहे देश और सिविल वॉर में घिरे देशों तक ही सीमित नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ और क्रिटिकल थिंकिंग के बीच में जो लड़ाई है वहाँ भी एनलाइटनमेंट की जरूरत है, क्योंकि चाहे रिलीजियस फैंटेसिज्म हो या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और नेशनलिस्टिक सोच से इंस्पायर्ड उग्रवाद, दोनों को खत्म करने के लिए एनलाइटनमेंट की जरूरत मॉडर्न वर्ल्ड में भी महसूस की जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का यही मकसद है कि जब भी आप किसी चीज पर यकीन करने जाएं, तो आंख बंद करके उसे एक्सेप्ट करने के बदले उसकी वजह को तलाशें, उसके पीछे के लॉजिक को समझें और अपने एक्सपीरियंस से चीजों को अपनाएं। उम्मीद है एनलाइटनमेंट पर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर कीजिएगा। रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।